गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम चैप्टर 5 नई समस्याएं पढ़ेंगे, जिसमें हम अरब और मंगोल के बारे में पढ़ेंगे। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, तो उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। यानी कि जो हर्षवर्धन था वह बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसी के समय में चीनी यात्री हुआन सांग चीन से हमारे देश में आया था और उसने नालंदा में क्या करी थी, पढ़ाई की थी। इस्लाम धर्म 600 साल बाद कहाँ पहुँच गया था, भारत पहुँच गया था और उसका रूप भी बदल गया था और जो अरब के लोग थे वो वहीं रुक गए थे और अरब सभ्यता का इससे क्या हो गया था, पतन हो गया था। भारत में इस्लाम धर्म का तुर्की और अफ़गानी साथ लाए थे। यानी जब भारत में इस्लाम धर्म आए थे तो उसके साथ तुर्की और अफ़गानी लोग उस धर्म को लेकर आए थे। इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक आए और भारतीयों ने इसका स्वागत किया। जब इस्लाम धर्म भारत में आए तो भारत में उसका क्या किया गया, स्वागत किया गया। इस्लाम धर्म से तात्पर्य हमारा कौन से धर्म से होता है, मुस्लिम धर्म से होता है। मंदिरें बनी और मस्जिदें बनी और सारे देखते ही देखते सारे भारत में इस्लाम धर्म क्या होता चला गया, फैलता ही चला गया। इसका कारण यह था कि भारतीयों के मन में कभी भी मुगलों के प्रति द्वेष नहीं रहा। इस्लाम धर्म फैलने का कारण, मेन कारण यह भी रहा कि जो भारतीय थे वे इस्लाम धर्म से द्वेष यानी ईर्ष्या का भाव नहीं रखते थे। इस प्रकार इस्लाम धर्म भारत में एक धर्म के रूप में आ गया, अर्थात मुस्लिम धर्म के रूप में आ गया। फिर है आपका महमूद गजनबी और अफ़गान। महमूद गजनबी जो कि एक शासक था। महमूद गजनबी क्या था, मुसलमान था। उसने हिंदुओं पर क्या करे थे, बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे, जिस कारण हिंदू मुसलमान से क्या करने लगे थे, नफरत करने लगे थे। यानी कि महमूद गजनबी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच यानी बुराई के बीच बो दिए थे। वह हिंदुओं पर तो अत्याचार करता था लेकिन मुसलमानों पर अत्याचार नहीं करता था, जिस कारण जो थे हिंदू और मुसलमानों में आपस में एक दूसरे के बीच क्या पैदा हो गई, नफरत पैदा हो गई। महमूद गजनबी तुर्की था। उसने केवल मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली। उसने भारत पर अनेक बार क्या कहता, आक्रमण किया था। जो महमूद गजनबी था उसने समय समय पर क्या करा, भारत पर आक्रमण करा और भारत की बहुत सी संपत्ति को वह लूट कर ले गया। उसने केवल भारत के मध्य पूर्वी भाग पर आक्रमण किया। उसने पूरे भारत पर आक्रमण नहीं किया, उसने केवल मध्य पूर्वी भाग पर आक्रमण किया और दक्षिण भारत को उसने छुआ भी नहीं। किंतु गजनी कभी भी कश्मीर पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। महमूद गजनबी ने अनेक इलाकों में तो आक्रमण करे, विजय भी प्राप्त करी, कश्मीर पर भी उसने आक्रमण करा, लेकिन जो है कश्मीर पर वह कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि यह पहाड़ी देश उसे रोकने और भगाने में क्या हुआ, पूर्ण सफल हुआ। कश्मीर क्या है, एक पहाड़ी इलाका है, तो जो वहाँ के लोग थे वह उसे हमला करने से रोकते रहे और उसे उसके इरादों में कामयाब उन्होंने नहीं होने दिया। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई और महमूद के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने गजनी पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था और गजनबी साम्राज्य का यहाँ पर क्या हो गया था, अंत हो गया था। अब इसी का तीसरा टॉपिक है हमारा समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। तो यहाँ पर समन्वय यानी मिलीजुली संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ और कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो जैसे कवि उभर कर सामने आए। यहाँ पर मिलीजुली संस्कृति का निर्माण किया गया। भारत पर इस्लाम ने नहीं बल्कि किसने आक्रमण किया था, तुर्कों ने किया था, अफ़गानों ने किया था। अफ़गानिस्तान हमारे लिए बिल्कुल भी क्या नहीं था, अनजान नहीं था, बल्कि हमारा पड़ोसी देश था। हिंदू मुगल युग की शुरुआत हुई। जो इस्लाम धर्म के शासक थे वे हिंदू राजकुमारियों से भी विवाह कर लिया करते थे। इस दौर के प्रशासन एवं यातायात के साधनों का विकास हुआ। यानी इस दौर में क्या हुआ, यातायात के अनेक साधन बनाए गए और प्रशासन की व्यवस्था को भी कामयाब किया गया। शेर शाह सूरी ने विकास से संबंधित कार्य किए। भारत और हिंदू धर्म पर अफ़गानों की विजय का दोहरा भाग
दोहरा असर पड़ा, यानी जो शेर शाह सूरी थे उसने अनेक भारत को उन्नति पर ले जाने वाले कार्य किए। भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा। तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर कहाँ चले गए, दक्षिण की ओर चले गए। जो अफगानी लोग थे वह कहाँ चले गए, दक्षिण की ओर चले गए। और जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को कठोर बना दिया। और जो बाकी लोग बचे हुए थे वो क्या हो गए, विदेशी संस्कृति को अपनाने लगे। वास्तुकला की नई शैलियाँ उपजी, खाना पहनना बदल गया और जीवन जो है क्या हो गया था, अनेक रूपों में प्रभावित हो गया था। भारत की प्राचीन संस्कृति पद्धति का अनुसरण करते हुए उसने क्या करे, कई विकास कार्य भी किए। भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उसमें एक पर्दा प्रथा थी। तो पर्दा प्रथा के बारे में आपने सभी ने सुना है कि पर्दा प्रथा जो थी एक अच्छी प्रथा नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है, पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में हुआ था। यानी कि पर्दा प्रथा का विकास कौन से काल में हुआ था, मुगल काल में हुआ। और जब यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पद और आदर को क्या समझते थे, निशानी समझते थे। कि उनका मानना था कि औरतों को क्या करना चाहिए, पर्दा करना चाहिए, जिससे सम्मान और आदर की भावना और ज़्यादा क्या होती है, बढ़ती है। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था। तो हिंदुओं में तो पर्दा प्रथा नहीं फैली, लेकिन जो मुसलमानों में थी यह पर्दा प्रथा क्या होती गई, फैलती ही चली गई। जहाँ पर अधिक मुसलमान रहते थे वहाँ पर यह प्रथा जो है काफ़ी कामयाब रही। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था। यानी दिल्ली में अफगान क्या था, जब जैसा प्रतिष्ठित हो रहा था तो उनमें पुराने और नए नए संबंधों के बीच क्या हो रहा था, समझौता भी हो रहा था। इनमें से अधिकांश परिवर्तन उच्च वर्गों में क्या हो रहे थे, उभर कर आ रहे थे। जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमज़ोर हो गई तो जौनपुर में एक छोटी सी क्या खड़ी हो गई, मुसलमान रियासत खड़ी हो गई। और विकसित होती हुई आम भाषा को यहाँ पर क्या करा गया, प्रभावित करा गया। अब आम भाषा क्या थी, हिंदी थी। और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म के बीच समन्वय करने का भी प्रयास किया गया। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उसके उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए। 15वीं शताब्दी में रामानंद और रामानंद के शिष्य कौन आए, कबीर आए। कबीर की साखियाँ और पद आज भी लोकप्रिय हैं। तो कबीर के गुरु का नाम क्या था, कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। उत्तर में गुरु नानक हुए जो सिख धर्म के क्या माने जाते थे, संस्थापक माने जाते थे। तो सिख धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है, गुरु नानक देव को माना जाता है। विदेशी तत्वों के भारत में अधिकांश आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था। यानी कि जो विदेशी तत्व भारत में अधिक आत्मसात हो रहे थे उसका सबसे अधिक कारण क्या था, आम भाषा का प्रयोग था। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो भी अपने समय के एक प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। वे भी क्या थे, तुर्की थे, यानी तुर्क से थे। और उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से कहाँ बसा हुआ था, संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियाँ लिखी अपने समय में। जो अमीर खुसरो जो एक महान कवि थे, उन्होंने अनेक पहेलियाँ लिखी। और अपने लंबे जीवन काल में खुसरो ने गीतों की तथा पहेलियों की रचना की। और गीतों और पहेलियों के लिए अमीर खुसरो क्या हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। अब हमारा बाबर और अकबर। अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। यानी अकबर कौन सा शासक था, तीसरा शासक था। किसका था, ये मुगल खानदान का था। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद किसने पक्की करी थी, अकबर ने ही पक्की करी थी। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ईस्वी में क्या प्राप्त कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। बाबर का जो व्यक्तित्व था वह बहुत क्या था, आकर्षक था। वह नई जागृति का शहजादा था। उसकी जो सोच थी वह क्या थी, नई थी। बहादुर क्या था, साहसी था, कला का प्रेमी था और अच्छे रहन सहन का क्या था, शौकीन था। उसका पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान था। यानी बाबर में तो मतलब अच्छी खासी खूबियाँ थी ही थी जो, लेकिन उसका पौत्र था वह उससे भी ज़्यादा क्या था, बुद्धिमान था, बलवान था और गुणवान था। वह बहुत ही बहादुर और दुस्साहसी था, योग्य सेनानायक था, आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी था, विनम्र और दयालु भी था।
अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। अकबर जो था एक मुगल शासक था और जबकि राणा प्रताप क्या थे, एक हिंदू शासक थे। राणा प्रताप कहाँ के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे। तो राणा प्रताप जो थे मुगल शासकों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वह उनकी अधीनता में रहकर कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से अच्छा होगा कि मैं जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करूं। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं को उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में। मतलब जो मुगल शासक अकबर था वह हिंदुओं में भी क्या था, मुसलमानों में तो वो लोकप्रिय था ही था, साथ में वह हिंदुओं में भी क्या था, लोकप्रिय था। मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वह भारत में अपना ही वंश हो। यानी मुगल वंश जब स्थापित हुआ तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह मतलब मुगल शासक का वंश है, ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत का अपना ही वंश है। अब है हमारा यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। मुगल शासनकाल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी। अब उस समय मुगल शासन के दौरान बहुत सी पुस्तकें कौन सी भाषा में लिखी गई, फारसी भाषा में लिखी गई। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं। इस समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया। यानी फारसी पुस्तकों का अनुवाद कौन सी भाषा में किया गया, संस्कृत भाषा में किया गया। संस्कृत भाषा में किया गया और उसे हिंदी में भी लिखा गया। हिंदी के प्रसिद्ध दो कवि थे। इस समय हिंदी के दो प्रसिद्ध कवि उभर कर सामने आए। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा, यानी पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। और दूसरे थे अब्दुल रहीम खाना जिनके द्वारा क्या लिखा गया था, अब्दुल रहीम खाना जो अकबर दरबार के अमीरों में से एक थे और उनके संरक्षक के पुत्र भी थे। अब है औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी। औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। औरंगजेब क्या था, हमेशा समय के विपरीत चलता था। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। यानी औरंगजेब में योग्यता तो थी, उत्साह भी था, लेकिन उसने जो कार्य किए अपने पूर्वजों के विपरीत किए। जो उसके पूर्वजों के द्वारा कार्य किए भी गए थे उन सारे कार्यों में उसने क्या कर दिया था, पानी फेर दिया था। और धर्मांध और कठोर नैतिकवादी था। उसे कला या साहित्य से कोई भी प्रेम नहीं था। यानी औरंगजेब को कला और साहित्य में कोई भी रुचि नहीं थी। हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में ही राष्ट्र प्रेम की भावना थी। जो राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई वह किसके मन में थी, मराठों के मन में थे, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। शिवाजी औरंगजेब से लड़ा जरूर पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरी दी। अब मराठों का जो सरदार था वो कौन थे, शिवाजी थे। शिवाजी ने औरंगजेब से युद्ध तो करा लेकिन उसने मुसलमानों को भी अपने समय में क्या दी थी, काफ़ी नौकरियां दी थी। मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक ढांचे का क्या था, चरमराना था। यानी जो आर्थिक ढांचा था वह पूरी तरह से क्या हो गया था, चरमरा गया था, यानी अव्यवस्थित हो गया था, जिस कारण से मुगल साम्राज्य का क्या हो गया था, अंत होना आरंभ हो गया था। यानी उनकी दशा क्या हो रही थी, बिगड़ती ही जा रही थी। प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद यानी कि 100 वर्षों तक भारत पर अधिकार करने के लिए आपस में ही एक दूसरों के बीच में क्या होता रहा, संघर्ष होता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। जब 18वीं शताब्दी का आरंभ हुआ तो भारत के 4 दावेदार जो है उभर कर सामने आए, जिसमें भारतीय थे, मराठे और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान था। विदेशी थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज थे। सदी के पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे जो है पूरे भारतवर्ष पर अपने हुकूमत क्या कर लेंगे, कायम कर लेंगे। ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर क्या था, टूट पड़ा था। जो ईरान नादिर शाह कहाँ से था, दिल्ली से था। वह दिल्ली पर पूरी तरह से क्या था, टूट पड़ा था और उसने बड़ी ही मारकाट मचा दी थी। वह सभी पर यानी मासूम जनता पर क्या करता था, अत्याचार करता था और उनको क्या करता था, मार देता था, पीटता था और वहाँ से वह बेशुमार दौलत भी क्या कर लूट कर ले गया था।
नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो नादिर शाह जो था एक अच्छा शासक नहीं था। नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान क्या हो गया था, भारत से अलग हो गया था। अफगानिस्तान जो लंबे समय से भारत का हिस्सा था, उससे कटकर अब नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया था। भारत और अफगानिस्तान जो कि एक दूसरे के पड़ोसी देश हुआ करते थे, नादिर शाह के कारण अफगानिस्तान और भारत क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। हैदर अली जो था एक अच्छा व्यक्ति था, उसका व्यक्तित्व भी क्या था, आकर्षक था। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था, उसमें कल्पनाशील के क्या थे, गुण थे। अंग्रेजों ने भारत की अव्यवस्था और अराजकता से बचाया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक क्या थी, विदेशी कंपनी थी, जो हमारे देश में क्या करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। वह हमारे देश से सामान ले जाकर कहाँ बेचती थी, यूरोप में अच्छे दामों पर बेचती थी, और जिससे उसे क्या होता था, फ़ायदा होता था। तो इस तरह से सुव्यवस्थित शासन कायम किया गया, और लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उनके प्रतिनिधियों की नीति के कारण ही क्या हो गई थी, फैली हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह जो कि जाट थे, सिख थे, उन्होंने पंजाब में क्या करा था, साम्राज्य कायम किया था। बाद में जो यह साम्राज्य था वह कश्मीर और सरहदी सूबे तक क्या हो गया था, फैल गया था। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में क्या बनाई, बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई। और जो जयपुर शहर है वह किसके द्वारा स्थापित किया गया है, वह जयसिंह के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम भारतीय माल को यूरोप में ले जाकर बेचना तथा व्यापार करना था, और कंपनी को इससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा लाभ होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप में क्या थी, सर्वशक्तिमान थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने में क्या थी, तुली हुई थी। इंग्लैंड का भारत में आगमन, इंग्लैंड का भारत में कब आगमन हुआ, इंग्लैंड का भारत में आगमन 1600 में हुआ, और इसकी परमिशन उन्हें किसने दी थी, एलिजाबेथ ने दी थी, उस समय दी थी। और 1600 में क्या हुआ था, मिल्टन का जन्म हुआ था। तो इस तरह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार करने में क्या रही, सफल रही, और दिन पर दिन अमीर होती चली गई। तो बच्चों ये आपकी भारत की खोज थी। यहाँ पर आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इन चैप्टर्स को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये आपकी इसकी संक्षिप्त व्याख्या थी। इन चैप्टर्स की आप अच्छे से रीडिंग करिएगा और इसे समझिएगा। अगर कहीं पे कोई परेशानी होती है तो आप उसे मैम से पूछिएगा।